कब से नहीं हो रहा था? मतलब ये वाला ही है ना, ये तो असर आ गया है ना, ठीक है, ठीक है। चलो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। क्वेश्चन वही आएगा जो इनमें से पूछा जाए, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब सुनो, अगर हमारे पास में क्यूब आ जाए और सेंटर पे चार्ज आ जाए ना, सेंटर पे, एक काम करते हैं, इसको मिटा के क्यूब ना बिल्कुल सेपरेट ही करते हैं, क्योंकि क्यूब से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सेपरेट ही करते हैं पूरे। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ तो क्लियर है। अब देखो क्यूब वाली इंस्ट्रक्शन में क्या है, जैसे कि अपने पास में मान लो ये क्यूब आ गया, ठीक है, यहाँ से वही कैलकुलेशन बेस नहीं आता, बस दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। और दिमाग क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस कर लो, बस ये क्यूब है, ये क्यूब आ गया अंदर, तो इसका फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब समझना, मान लो ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज, क्योंकि देखो एक क्यूब में आपको बताया सरफेस कितनी होती है, 6, ऊपर नीचे 2, 4 और 2 6 सरफेस होती है। ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज कहां कहां दे सकता है, केस फर्स्ट, केस सेकंड सुनो। अब की बार ये बोल रहा है कि बताओ क्यूब से ये फ्लक्स किसका निकल रहा है, क्यूब का निकल रहा है ना, नेट फ्लक्स क्यूब से, एक क्यूब से कितना पास होगा, ये निकल रहा है एक क्यूब से कितना पास होगा। अब की बार चार्ज यहां दे दिया, इस पे, इस सरफेस पे चार्ज दे दिया, बोला आप फ्लक्स कितना होगा। तो इस सरफेस को कवर, इस सरफेस के सेंटर में, मैंने क्या बोला, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस मैं बता रहा हूं वो सीख लेना। इस फेस के सेंटर में तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और क्यूब इसके पड़ोस में रखना पड़ेगा। इसके पड़ोस में क्या रखना पड़ेगा, एक और क्यूब रख दो, बस एक और क्यूब रख दो इसके पड़ोस में, सेम साइज का एक और क्यूब रख दो, बस हो जाएगा काम। कौन सी लाइन छूट गई भाई, हो गई क्या सारी, ठीक है। ये नया बना लिया हमने। अब ये देखो, ये वापस क्या आ गया, बीच में आ गया है ना, मतलब ये कवर हो गया, कवर ये चारों तरफ से। तो यहां से टोटल फ्लक्स होगा क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट नेट, और बाई 1, क्योंकि अरे यार ये तो 2 का मिला के है ना, तो y1 कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आंसर इस पे टिक करना है अपने, क्योंकि वो तो एक का ही तो पूछा था, ये तो हमने बनाई है, ये तो हमने एक्स्ट्रा बनाई है। तो ये 2 का मिलाकर कितना है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एक के लिए क्या करेंगे, आधा कर देंगे। मतलब ये मैं जो बता रहा हूँ बस वो शेप, क्योंकि ये जनरली आता नहीं है, आता ना मतलब अपने को सूझता नहीं है, बनता नहीं है अपने से, क्योंकि अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन। अब सुनना, ये ऐसा भी कर सकता है अपने साथ में कि वो अपने को जो क्यूब है ना, वो क्यूब दे, अरे यार अच्छा नहीं बन रहा, देखो वो जो क्यूब है ना, वो स्पीड से बनता है, अच्छा देखो ये जो क्यूब है ना, यहाँ पे दे दे चार्ज कॉर्नर पे, है ना, तो कॉर्नर पे दे दे, तो यहां समझना, यहां कॉर्नर पे दे देगा, तो यहां क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहां नीचे एक और वो रखना पड़ेगा, क्या क्यूब रखना पड़ेगा नीचे। देखो मैं बताऊं आपको, यहां पे नीचे एक रख दिया ना, तो अभी ये कवर नहीं हुआ, क्योंकि क्यू तो यहां बैठा हुआ है, तो नीचे मेरे को 4 रखने, 4, और 4 ही क्या रखने हैं, ऊपर रखने हैं, 4 ही कहां रखने हैं, ऊपर रखने हैं। जैसे कि ये 4 ऊपर जो है वो ऊपर रखने हैं, ये 4 इस तरीके से, ये इस तरीके से जो है 4 कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अभी तो मैंने 1 2 और 3 ही बनाया है। इसमें क्या करना है, जैसे कि ये क्यूब है, यहां कॉर्नर पे है, तो 1 2 3, तो 3 तो नीचे रखे, 1 खुद है, तो 4 नीचे हो गए, फिर 1 2 3 4, मतलब टोटल हमने कितने रखे, 8 क्यूब होंगे टोटल मिला के, 4 नीचे 4 ऊपर, जब वो क्यू कवर होगा, अगर कॉर्नर पे होगा तो। मतलब ये कॉर्नर पे है, यहां क्यू है ना, तो एक क्यूब तो यहां रखा, एक इसके पास में रख दिया, फिर एक यहां रख दिया पीछे, इनके पीछे रख दिया 2, तो ये 4 तो कहां हो गए, नीचे, और इन 4 ऐसे कैसे ऊपर, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, मतलब कवर हो गया पूरी तरीके से, ढक गया ये, तो ये ढक गया, मतलब कुल मिला के इसके बारिश आई ना, तो इसकी चीटी नहीं लगनी चाहिए, चारों तरफ से ढक जाए। तो कुल मिला के फाई नेट कितना आया हमारे पास में, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आया। लेकिन ये किसका आया, पूरे 8 का आया, तो 1 का पूछ रहा है ना हमारे को, तो क्योंकि जो शेप दे रखा है वो किसकी दे रखा है, ये इसको मिटाओ, ये डे इसको, तो 1 क्यूब है, तो 1 क्यूब का क्या जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन। मैंने बोला जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, कोई भी आएगा, तो बस डायरेक्ट आपको तो टिक लगा समझ में आ जाएगा, ऑप्शन देख के, और ये तो पढ़ा हुआ है, बस इसमें ये होता है, ये तो पढ़ा हुआ है, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक और बताऊं, मान लो चौथा, ये क्यूब स्ट्रक्चर से जो है रिलेटेड है, मान लो हमारे पास में ऐसा हो, ये इस प्रकार से है, ठीक है। अब की बार चार्ज इसके सेंटर में रख दिया, है ना, तो इस चार्ज को ढकने के लिए टोटल 4 क्यूब चाहिए, मतलब अदर 3 लेने पड़ेंगे, कैसे सुनना, देखो ये है, मान लो ये क्यूब है ना, ये क्यूब है,
ठीक है ना, डस्टर नहीं है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। ये क्यूब है, इसके यहाँ सेंटर में यहाँ रखा हुआ है, तो एक तो इस क्यूब के जस्ट पीछे रखा मैंने, है ना, और एक इसके जस्ट ऊपर, एक इसके जस्ट ऊपर, तो ये ढक जाएगा चारों तरफ से, मतलब 1 2 3 और ये, मतलब ये जो मेन है एक तो इसके पीछे रखेंगे और इन दोनों के ऊपर एक और रख देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये इसके ऊपर और रखेंगे, 4 कवर हो जाएंगे, 4 कवर हो जाएंगे, तो 5 नेट कितना आएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 का क्या आएगा, 5 आ जाएगा 1 का Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये ठीक है ना, ये सेम आई समझ में आए होंगे कि यहाँ तो 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, यहाँ Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ये आ जाएगा, ठीक है। यहां से वो क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन इसको थोड़ा सा इसको चेंज करता है, पहले वाले को चेंज करके वो ये बोलता है कि हमारे पास में क्यूब है एक, है ना, थोड़ा सा ही देखना, बस इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इनके अलावा नहीं आएगा। देखो वो बोलता है सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो वो ये बोलता है कि इस क्यूब की किसी भी एक सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, किसी भी एक सरफेस से फ्लक्स, किसी भी एक सरफेस से। तो देखो ये बताऊं, ये सारा दे दिया, किसी भी एक सरफेस से फ्लक्स पूछा है, किसी भी एक सरफेस से। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में 5 Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट वाले पे टिक करके आते हैं, और इस सेंटर पे आया था तो यही तो बताया था आपने, नहीं ये तो ये बोल रहा है क्यूब से कितना होगा, क्यूब से कितना होगा, अब ये बोल रहा है बाई 1 सरफेस, बाई 1 फेस, बाई 1 फेस। तो एक बात बताओ, इसमें फेस कितने टोटल 6 है, तो 6 से मिला के कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो एक फेस का कितना होगा, 5 इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, मतलब क्वेश्चन जो बनाना चाहे नहीं है अलग अलग टाइप्स के, वो हाँ बस यही है कि, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन, या तो इससे रिलेटेड आएगा, या वो जो सेमी स्पेयर मैंने बताया उससे रिलेटेड आएगा, या फिर वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा। गाउस लॉ में से इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से चलो हमने इसका भी देख लिया, क्यूब का भी देख लिया, अंदर देख लिया। इसमें वो ऐसे भी दे सकता है हमारे को कि हमारे पास में एक स्क्वायर पड़ा हुआ है और इससे 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक चार्ज पड़ा हुआ है, फ्लक्स बताओ इससे कितना निकलेगा। तो वही चीज है, इस चार्ज को कवर करने के लिए मेरे को ए से 6 फेस चाहिए, टोटल 5 फेस, क्योंकि देखो सुनो, ये है चार्ज यहाँ है, अब इसको कवर करने के लिए एक फेस यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, एक ऊपर लगाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 और चाहिए, एक खुद है, तो टोटल कितने हो गए 6। यानी कि इसको हम कवर कुछ इस तरीके से करेंगे, कुछ इस तरीके से इसको जो है वो हम कवर करेंगे, ये इस तरीके से कवर करेंगे इसको, कुछ इस तरीके से, है ना। ये लो, अरे यार थोड़ा सा कम लिया पढ़ने, देखो ये हो गया, और ये यहाँ पे चार्ज है, तो ये जो है ना, ये इस तरीके से ऊपर वाली एक फेस ले ली, और ये ऊपर वाली ले ली, ये आगे वाली एक फेस हो गई, और ये पीछे वाली हो गई, और ये 2 साइड की हो गई, टोटल कितनी हो गई 6 फेस हो गई। हमारे को ये तो दिया ही नहीं था, ये तो हमने खुद नहीं बनाया है, हमारे को एक दिया था, तो इससे वही क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इसे एक से बस। ये वाला जो पैटर्न है ना, ये वाला पैटर्न किसमें पूछा जाता है, हमारा क्यूब में पूछा जाता है। क्यूब के सारे पैटर्न हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। गाउस लॉ में सुनो, गाउस लॉ में एक वहां से एक और पूछ लेता है कि हमारे पास में ये टोटल एक स्पेयर है, इसमें चार्ज पड़ा हुआ है, तो टोटल कितना आएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। हमसे वो ये और पूछ सकता है, यहां पर एरिया ध्यान देना आप, अगर चार्ज ऐसे पड़ा हो तो इससे, तो अभी मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले, अगर सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ तो चारों तरफ निकलेगा, तो इसका जो एरिया बनता है ना, एरिया वो होता है 2πr स्क्वायर, और यहां से जो फ्लक्स बनता है ना वो होता है E डॉट 2πr स्क्वायर। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि यहां से हमें चार्ज की वैल्यू देने पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अरे यार मैंने बोला ना, क्योंकि इसका तो एरिया पूरा क्या हो रहा है, आधा कवर हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट S, तो E हो गया, और S एरिया कितना हो गया, टोटल होता है 4πr स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर। अब इससे फायदा है फाई, अब हमें बताइए आधा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसका आधा ऐसे लेंगे, तो गाउस लॉ से क्या आएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो गाउस लॉ से Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा ना, तो फाई की जगह मैं लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आधे से तो ये आएगा, बताया था आपने, और ये E और 2 पाई क्या आ जाएगा R स्क्वायर। इससे फायदा ये है कि जैसे मान लो वो Q दे देगा, रेडियस दे देगा, E पूछ लेगा, तो ये हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ये माइंडली 1-2 बार देखना, बाकी क्लियर हो जाएगा बस। ये तुम्हारा गाउस लॉ से रिलेटेड जो चीजें है ना वो तो खत्म, इसके बाद गाउस लॉ से कुछ वो पूछेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये गाउस लॉ से रिलेटेड चीजें जो है अपनी खत्म हो गई। इस पे टाइप पे बात है, देखो अब अपन बात कर रहे हैं फ्लक्स पे, वही
अब फ्लक्स पे ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर को लेके बात कर रहे हैं ना, इसकी सिंपल फॉर्म है, देखो मैं बताऊं टाइप फर्स्ट वो दे देगा अपने को कि ई वेक्टर है अपने पास 2ik प्लस 3jk प्लस 5kk, ये ई वेक्टर दे दिया, ठीक है। वो बोलेगा कि ये ई वेक्टर है और जो हमारे पास में एस वेक्टर है यानी कि एरिया वेक्टर है वो है 4jk, वो बोलेगा 5 बताओ। सिंपल सी बात है, इसको क्या ही सोल्व करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर तो jk पे 12 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये 5 आएगा, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है ना, सिंपल सी बात है। यहां से वो हमारे को एक प्रकार के क्वेश्चन और दे सकता है कि वो हमें ये बोल सकता है कि यहां पे हमारे पास में देखो ये है, ये कर्व है, ठीक है, हालांकि यहाँ पे वही चार्ज रखेंगे तो वही सारी सब कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है ना। वो बोलेगा कि हमारे पास में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, नहीं इसको ऐसे मत रखो आप, इसको ऐसे मत रखो, वही रखो, एक ही सरफेस दो यहाँ पे, ये एक सरफेस है। वो बोलेगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो है हमारे पास में 30 और वो है प्लस एक्सेस लग भी रहा है डायग्राम से, है ना, टाइप सेकेंड। और वो बोलेगा कि इसकी जो लेंथ है ना वो 2 मीटर है, ठीक है। तो फ्लक्स बताओ, ठीक है, कितना होगा फ्लक्स बताओ। ये हो जाएगा अपने 4 into 30 वही अपन क्या करेंगे इसके अंदर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर क्या हो गया हमारे पास में 30 आई केप हो गया। एक सेकंड cos थीटा आएगा, नहीं आप करो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ई वेक्टर एक तरह से हमारे पास में क्या गया 30 आई के, अगर मैं ये सरफेस ऐसी पड़ी हुई है तो इसका परपेंडिकुलर देखूंगा तो परपेंडिकुलर ही आ गया, तो परपेंडिकुलर ही आ गया, तो एस वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या आ गई ये, तो इसका एरिया जो है ना, एरिया वो हो गया 2 है तो स्क्वायर है, तो 2 का कितना हो जाएगा 4 और वही आई के आ जाएगा। तो अब मेरे दोनों किस में आ गए, वेक्टर में आ गए, ई वेक्टर आ गया और ये क्या गया एस वेक्टर, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन इधर हो गई ना, तो एरिया इधर हो गया तो इधर क्या है आई के। और हम किसी भी वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड एरिया का कितना है 4 और ये आई के हो जाएगा, बस ई वेक्टर डॉट क्या कर देंगे एस वेक्टर कर देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे पास में आ सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं इसमें से, एक अच्छा क्वेश्चन है वो जो तुम पूछ रहे थे ना उस टाइप का ही है। हाँ एक क्वेश्चन देखा था मेरे को, चलो देखो इसके क्वेश्चन देख ही लेंगे एक बार के लिए अपन, एक बार के लिए देखो ये क्लियर ही हो जाएगा ना। कुछ क्वेश्चन है प्रॉब्लम एग्जांपल देखो, इसके अंदर दे रखा है ई वेक्टर जिसको सोल्व करना है करेंगे, नहीं करना है उसको नहीं करेंगे। 3 × 10⁻³ आई के, ये बोल रखा है, ये है ना, ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर की साइड है ना 10 सेंटीमीटर है, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 × 10⁻² क्या हो जाएगी मीटर हो जाएगी, ये साइड दे दी। बोल रहा है इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल, थीटा की वैल्यू दे रखा है कितना 60 डिग्री, है ना। और ये बोल रहा है विद द एक्स एक्सिस, जो भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बोल रहा है 5 बताओ, एक बात बताओ यार 5 क्या बताओ इसमें, जब ई दे दिया और साइड दे दी तो एरिया दे दिया, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो हम फॉर्मूला लगा दूंगा ई एस कोस थीटा। ई दे रखा है लेकिन वेक्टर में मत रखो, ई को चाहिए नहीं, तो ई की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइड दे रखी है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास में, मेरे को पता है 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको सोल्व करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 और कॉस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आंसर आ जाएगा वो आंसर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बनती है एंगल वाले में, उसको थोड़ा समझना, इंटरेस्टिंग बात बनती है वो देखो 2 तरीके से है ना इसको दे सकता है क्वेश्चन को। वो अगर आप ये देखना परपेंडिकुलर या नॉर्मल वर्ड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन को, ये चेक करना। जैसे इसमें लिखा हुआ है मैं बताऊं आपको, इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल। अब मेरी बात को समझने का ट्राई करना आप, है ना। यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको बड़े गहराई से समझना, बड़े गहराई से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है और 2 ऑप्शन हमारे पास में मिलते हैं। मैं एक बार के लिए एक एरिया बनाता हूं, है ना, एक एरिया बनाता हूं, मैं एक सरफेस बना रहा हूं, ये देखो आप, वो मुझे ये बोलता है लिखा हुआ नोट के अंदर लिखना बनता है, ये इंपॉर्टेंट नोट भी हम इसको जो है वो बोल सकते हैं, नोट के अंदर लिखना बनता है, इंपॉर्टेंट नोट जो है ना वो भी हम इसको बोल सकते हैं। वो बोलेगा साहब ये ई वेक्टर है, ठीक है, और ये प्लेन है, ये क्या है, ये प्लेन है, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, आप भी समझ रहे होंगे, ये ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है,
है ना, ये ऐसे रखा हुआ है और ये क्या है, ई वेक्टर है। वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एंगल बिटवीन, ये क्वेश्चन दे रखा है एंगल बिटवीन प्लेन एंड ई वेक्टर इज 120 डिग्री, ये दे दिया एंगल, ठीक है। वो हमें एरिया दे रखा है, वो हमें एरिया देगा, वो हमें ई देगा, वो हमें एंगल दे दिया, बोलेगा फ्लक्स बताओ। हमारे लिए तो आसान बन गया। क्या बन गया सर, देखो ई दे रखा है, सर देखो एरिया एस दे रखा है, सर देखो एंगल दे रखा है, तो फॉर्मूला लगा दो एस कोस थीटा। कहाँ दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वो ऑप्शन में भी हमारे को मिलेगा, क्योंकि यहां पर ये जो एंगल दे रखा है ना, ये वाला एंगल दे रखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है तो एंगल बिटवीन प्लेन एंड ए, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एंगल बिटवीन प्लेन ए, तो ये रहा प्लेन और ये रहा ई, तो ये एंगल कितना हो गया 120। आप ये देखो कि जब हम फॉर्मूला लेते हैं ई एस कोस थीटा, तो इसके अंदर जो ये थीटा है ना, ये क्या है, ये है एंगल बिटवीन ई एंड एस वेक्टर, नॉट एस। यहां हम ये दिक्कत कर लेते हैं कि थीटा एंगल किसके लिए ले लेते हैं, ई और एस के बीच में, ई और एस के बीच में नहीं, ई एंड एस वेक्टर। देखो एस की डायरेक्शन अलग होती है, एस की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, मैं बताऊं, एस वेक्टर की डायरेक्शन अलग होती है। एस वेक्टर की डायरेक्शन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये एंगल किसके बीच में है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर, एस वेक्टर के बीच में। और एस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सबसे मोस्ट। अब यहां पर मेरी बात को तुम समझो कि 120 एंगल यहां पे नहीं आएगा, एंगल क्या नहीं आएगा 120। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिख दे कि एंगल बिटवीन प्लेन एंड ई वेक्टर इज 20 डिग्री, यानी कि एंगल प्लेन और ई वेक्टर के बीच में दे दे, तो हमें क्या करना है मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है ना, शॉर्टकट में अभी बता दूंगा। मान लो अब मैं बताता हूं ये एंगल कौन सा आएगा, यहां एंगल कौन सा आएगा। अब बताओ, पहले तो इसका एस वेक्टर निकालो, तो एस वेक्टर निकालेंगे तो देखो ये सरफेस ऐसी रखी हुई है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये एस वेक्टर है, ये एस वेक्टर है, तो एस वेक्टर ये आया, इसका ये एस वेक्टर आया, तो एंगल तो भाई साहब ये है, ये एंगल लेंगे। ये दे रखा है 120, ये वाला एंगल, लेकिन लेना कौन सा है ये, क्योंकि ये तो ई और ये क्या है एस है, तो ये वाला एंगल चाहिए साहब हमें। तो आगे बात समझ, तो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है मैं बताऊं। इधर डायग्राम बना के दिमाग नहीं लगाना। ऐसे क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन है, या तो 90 में से माइनस कर दो, या तो 90 में से क्या करो, माइनस करो गिवन एंगल को, गिवन 90 माइनस गिवन एंगल, या एक काम करो गिवन एंगल माइनस 90, बस जो बचेगा ना वो थीटा की जगह यूज कर लो, आप आंसर निकल जाएगा। बस डायरेक्ट दिमाग मत लगाओ, बस मैंने आपको बता दिया। स्टेटमेंट पढ़ो, एंगल बिटवीन प्लेन एंड ई वेक्टर, ठीक है। अगर वो हमें ये दे दे लिखा हुआ अलग से कि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन या परपेंडिकुलर, मतलब वहां उसमें नॉर्मल या परपेंडिकुलर का वर्ड का यूज आ जाए, तो डायरेक्ट जो एंगल गिवन है, डायरेक्ट जो एंगल गिवन है वो ही लेना है, वो ही लेना है, डायरेक्ट वही लेना है, बस जो गिवन है वही ले लो। अगर वहां क्या वर्ड लिख दे, नॉर्मल, इस क्वेश्चन में को बताने का लॉजिक क्या था, क्योंकि इसमें क्या वर्ड दिया हुआ है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर, तो वही एंगल हम ले लेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो हम किस में से करते हैं, 90 माइनस गिवन एंगल, या गिवन एंगल माइनस क्या करते हैं 90 करते हैं। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी क्लियर। चलो इसमें कुछ और देखते हैं, ये कहां से क्लियर होते हैं, जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं ना, जब, है ना। चलो देखो एग्जाम्पल हमारा ना 14 वही है, ई वेक्टर दे रखा है, एस वेक्टर दे रखा है, सोल्व हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर करना है ना। एग्जाम्पल नंबर 15 थोड़ा सा समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बोल रहा है क्वेश्चन ये दे रखा है, मेरी बात को सुनना, ये बोल रहा है कि ये हमारे पास में एक कंडक्टर है और ये एक इमेजिनरी सरफेस है, और इधर हमने रख दिया प्लस क्यू चार्ज, नहीं सॉरी माइनस क्यू चार्ज रख दिया। बोल रहा है, बस ये सुनना, इसको समझना, ये कंडक्टर है, ये क्या है
कंडक्टर, ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है। और ये यहाँ पर जो है ना, ये इमेजिनरी जो है वो सरफेस रख दी, ये इमेजिनरी सरफेस रख दी है यहाँ पे, ये यहाँ पर क्या रख दी, इमेजिनरी सरफेस रख दी। बोल रहा है कि इस इमेजिनरी जो सरफेस है ना, क्लोज सरफेस, इसका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। यहाँ पे जो है वो माइनस क्यों चार्ज रख दिया, मेरी बात को समझना, मैं बताता हूँ आपको फटाफट, क्योंकि अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सुनो, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपको पता है ये जो कंडक्टर है ना, इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं अलग से बात करूं तो हर कंडक्टर में जितना पॉजिटिव होता है उतना क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव तो आ जाएंगे इधर, और नेगेटिव को ये नेगेटिव क्या करेगा, धक्का लगाएगा, तो कंडक्टर के नेगेटिव चल जाएंगे इधर। ये देखो आप, अरे यार इसके सारे पॉजिटिव को तो ये खींचने की कोशिश करेगा, इंडक्शन इफेक्ट लगेगा, तो ये माइनस क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, खींचेगा, और नेगेटिव को क्या करेगा, धक्का देगा। तो नेगेटिव तो ज्यादा नेगेटिव कहां जा सकते हैं, इससे जाएगा। अब बताओ इसके अंदर चार्ज क्या रह गया, टोटल चार्ज रह गया नेगेटिव, तो नेगेटिव रह गया, तो हमें पता है समीशन क्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो समीशन क्यू क्या है, नेगेटिव, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां से आंसर क्या आ जाएगा कि फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वही दे रखा है, इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स, वो ये मैंने बता दिया आपको। एग्जांपल नंबर 16, वो फ्लक्स क्यूब वाला, केवल उसको डायग्राम ना देके क्या दे दिया है, उसमें दे दिया, चित्र में दे दिया ना, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक फेज से क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, वो दोनों से पूछा है, मतलब एक फेज से पूछा है और ये पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, 15 था ना, और ये कौन सा था, 14 था ना, 14 वाला तो डायरेक्ट मैंने बता दिया 16। अब देखो इसका हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी ठीक है, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मैं बताऊं एक बार। अच्छा, यहां क्वेश्चन नंबर 17 से मेरे को याद आया एक चीज और नोट करने की। देखो एक और चीज नोट करने की है, वो ये है, सेम फोर्स जैसे अगर हमारे पास में कोई चार्ज है और कोई पॉइंट है और इसके बीच में एयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = KQ डिवाइडेड बाई R², है ना। इसको हम E नॉट बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या बोल सकते हैं, E नॉट। E नॉट का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, या तो एयर है, क्या है, वैक्यूम है। अगर इसके बीच में मीडियम भर दे, तो मैं टॉपिक डाल रहा हूं एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, तो EM = वही सेम वो जाएगा E नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R। मतलब एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और तो किससे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन R से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही सुनना, सेम ऐसे ही इसके अंदर एक और चीज दी हुई है कि अगर मान लो आपको फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, फ्लक्स इन मीडियम, तो फ्लक्स इन मीडियम का भी फॉर्मूला क्या होता है, फाई जो है ना मीडियम के अंदर, एम का मतलब क्या है, मीडियम। आप क्या निकालो, एयर में निकाल लो और उसको किससे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन R से। वो बोले कि साहब बताओ एक क्यूब है, उसके अंदर ये भरा हुआ है, मीडियम भरा हुआ है, और उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब के अंदर, बताओ फ्लक्स कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले तो ये हो गया, फिर उसके बाद में जो मीडियम भरा हुआ है उसका जो एप्सिलॉन R है उससे क्या कर दो, डिवाइड, जो आंसर आया है उसको क्या कर दो, एप्सिलॉन R से डिवाइड कर दो। वही कंडक्टर अगर मेटल रखा हुआ है तो एप्सिलॉन R क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो वहां से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल नंबर 17 में ये बोला हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से बोला हुआ है कि हमारे पास में ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो स्फीयर है जिनका जो सेंटर है वो कॉमन है ना। तो ये बोलता है कि ये S1 है स्फीयर और ये क्या है, S2 है, और इस पे चार्ज कितना है, Q है, और इस पे कितना है, 2Q है। बोल रहा है कि बताओ आप हमें S1 से तो फ्लक्स कितना होगा और S2 से फ्लक्स कितना होगा। ये चार्ज जो है ना इसकी सरफेस पर है, ये चार्ज सरफेस पे चार्ज होता है तो उसको एक तरह से इनसाइड ही माना जाता है, ये भी ध्यान रखना। एक और ये नोट कर लेना कि अगर सरफेस पे जो चार्ज होता है ना, सरफेस पे चार्ज, उसको कहाँ मानेंगे हम, इनसाइड ही मानेंगे सरफेस को चार्ज, मतलब उसके इनसाइड, सरफेस के इनसाइड, अंदर नहीं। जैसे मैं बताऊं, अगर ये सरफेस पे चार्ज है ना तो इसको यहाँ मानेंगे हम, इनसाइड मानेंगे, मतलब एक तरह से है ना, इनसाइड, इस सरफेस के तो अंदर है, काउंट करेंगे। जब ये सरफेस लेंगे तो इसको काउंट करेंगे, हाँ कोई सरफेस इसके अंदर ले रहे हैं तो उसको काउंट नहीं करेंगे। अब सुनना, अब मैं बताऊं S1 का तो क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, बस हो गया फ्लक्स। अरे S1 में तो S1 के सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q, अरे ये तो बाहर है ना यार, S1 के अंदर तो कितना है, Q। इसी प्रकार से अगर S2 की बात करूं तो हो जाएगा 3Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं H2 की, तो Q तो देखो H2 के 2Q भी इसके अंदर है, Q भी इसके अंदर है, तो ये 3Q डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट है। ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में अगर हम मीडियम भर दें, है ना, इसका ये तो A हो गया, A में 2 दे रखा है, और इसके B में पूछ रहा है कि अगर हम मीडियम भर दें इसके बीच में, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा। हम बोलेंगे, क्योंकि कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास, हम बोलेंगे कि एप्सिलॉन R टाइम्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एप्सिलॉन R टाइम्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बस ये बात बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो एप्सिलॉन R टाइम्स जो S2 का है ना वो घटेगा ना, S1 का तो वो रहेगा। हाँ, S2 का ही तो, इनके बीच का फ्लक्स, S1 और S2 के बीच का फ्लक्स, डेटा दे नहीं रखा अपने को, तो हम कह देंगे कि इसको किससे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा एप्सिलॉन R से वो कर देंगे, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन हमारे को ये दे रखा है, इसको मैं मिटा के लिखता हूं तो ज़्यादा बढ़िया है। एक इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा ये फ्लक्स वाला, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन और देखो, इस क्वेश्चन में हमारे को एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है, एक ये दे रखा है, और एक ये हमारे को यहाँ पर जो है वो क्यूब दे रखा है ना, ये क्यूब दे रखा है इस तरीके से, ये क्यूब दे दिया, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसकी जो साइड है ना वो A है, और ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, A है, और बस ठीक है, ये दे रखा है। और ये बोल रहा है कि जो EX की वैल्यू है ना वो यहाँ पर दे रखी है एल्फा x की पावर हाफ दे रखी है, और EY की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 0, EZ की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। बोल रहा है कि जो एल्फा है ना, एल्फा जो है वो 5 है, और ये बोल रहा है कि हमें ये बताओ आप तो कि नेट फ्लक्स कितना होगा, 5 बताओ नेट, ये चीज़ बताओ आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना मेरी बात को, क्योंकि हम दूसरे तरीके पे आ रहे हैं, हम अब गाउस लॉ से नहीं आ रहे। गाउस लॉ से तो तब आते हैं जब इसके अंदर क्या पड़ा होता, चार्ज पड़ा होता। पहली बात ये अलोंग टू एक्सिस से दे रखा है, तो इसके यहाँ क्या लग जाएगा, आई के, बाद में देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। EX दे रखा है तो मतलब ये अलोंग टू एक्सिस है। कुछ बातें समझो, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला से होंगे E वेक्टर डॉट S वेक्टर से, क्योंकि हमारे को एक तरह से E दे रखा है और हमारे को एक तरह से इसकी साइड दे दी तो एरिया भी दे दिया। हमारे को पता है कि ये जो क्यूब है ना, ऐसे कैसे करना है। इनके क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी शेप है ना हमारे पास में, 5 नेट को हम क्या करेंगे, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6, 6 सरफेस है इसके अंदर। अरे 2 2 4 और 6 फेस है, तो इस तरीके से लिख देंगे। 6 फेस के लिए हम फॉर्मूला लिख देंगे E वेक्टर डॉट S वेक्टर, और इसके लिए भी लिख देंगे E वेक्टर डॉट S वेक्टर, ऐसे लिख देंगे। कुल मिला के 6 के लिए फॉर्मूला लिख देंगे हम, है ना। अब सुनो, जब हमारे पास फॉर्मूला होता है तो E वेक्टर डॉट S वेक्टर को जब ओपन करते हैं तो वो क्या आता है, ES cos थीटा आता है, यानी कि E और S के बीच में क्या चाहिए, थीटा चाहिए। आप ये समझो EY कितना दे रखा है, 0। पहली बात तो ये समझो, EY मतलब Y के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो कितना है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और Z के अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। इनको तो छोड़ो, मतलब हमारे पास में केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे है। अब मान लो मैं ऊपर की सरफेस ले रहा हूं, तो ऊपर की जो सरफेस है उसमें जो एरिया की डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, एंगल कितना है 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी ऊपर वाले का तो क्या हो गया, 0 हो गया फ्लक्स, ठीक है। देखो मैं एक बात, इसको एक काम करते हैं, इधर वाला 1, इधर वाला 2, नीचे वाला 3, और ऊपर वाला क्या है 4, और आमने सामने का 5 और 6, तो 4 का कितना हो गया, 0। ये 4 का तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। इसी प्रकार से जो 3 सरफेस नीचे वाली है, क्योंकि नीचे वाली सरफेस ये हो गई, एंगल ये हो गया, ये हो गया, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो 3 का भी क्या हो गया, 0। ये 3 का भी 0 हो गया, है ना। अब आ जाओ ये दोनों सरफेस, इन दोनों सरफेस को हमने माना है क्या, 5 और 6। इस सरफेस का देखो, इस सरफेस में लेंगे तो एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। तो देखो ये वाली जो सरफेस लूंगा मैं इस क्यूब की, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड इधर हो गई, E इधर हो गया, एंगल 90, तो ये भी 0, यानी कि 5 और 6 का भी क्या हो जाएगा, 0। बस ये तो कहानी खत्म। अब बच्चा किसका, 1 और 2 का। अब 1 और 2 का तो हो जाएगा 5 नेट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5 1 प्लस 5 2। बस शुद्ध रूप से हमारे पास में ये बच गया, बाकी का क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हम बात करें 5 नेट विल बी इक्वल टू, तो 5 1 देखो ये 1 सरफेस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड x के लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ऐसे, लेकिन यहां जो एरिया बनेगा वो एरिया बनेगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, एरिया बन रहा है ऐसे, तो ये एंगल कितना जा रहा है 180, है ना। तो ये एंगल कितना जाएगा 180 इसके अंदर, तो ये हो जाएगा ES cos 180 किसके लिए, 1 के लिए।
इसी प्रकार से 2 में आ जाओ, इसका एरिया किधर आएगा, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इधर, तो एंगल कितना है, 0, तो ये हो जाएगा ES cos 0। ये किसके लिए, 2 के लिए। दोनों के लिए एरिया सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं है, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे दी हमारे को, EX इक्वल टू, देखो x की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू तो छोड़ो, अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी, 5x की पावर हाफ। अब आपको पता है यहां x की वैल्यू अलग है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहां अलग है, यहां x की वैल्यू क्या है, अलग है, यहां x की वैल्यू a है और यहां x की वैल्यू 2a है, क्योंकि यहां से यहां तक कितनी होगी, a 2a, तो यहां x की वैल्यू क्या है, 2a। इस सरफेस के लिए x की वैल्यू 2a है और इस सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी है, a। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फाइ नेट इक्वल टू, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस 1 के लिए तो E, ये रहा E, तो 5 तो ऐसा कैसा है E के अंदर, और x की वैल्यू कितनी है, a, तो a की पावर क्या हो जाएगी, हाफ, ये हाफ है ना, हाफ हो गई, और cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और प्लस, अब इसके लिए E देखो, इसके लिए E क्या हो जाएगी, 5 तो एसजीटी है, लेकिन यहाँ x है, तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी है, 2a है, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऊपर, ऐसे रह गए क्या। अच्छा, ये तो E की वैल्यू रखी है अपन, ये E की वैल्यू है, मल्टीप्लाई क्या होगा S, और ये भी किसकी वैल्यू है, E, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा S। हालांकि S कॉमन है तो S को बाहर निकाल लेंगे, S क्या हो गया, साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर तो क्या हो गया, a स्क्वायर, a स्क्वायर तो बाहर आ गया, क्योंकि S दोनों जगह क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा 5 रूट a माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 5 रूट 2 और रूट a, क्योंकि 2a की होल पावर हाफ है, तो यहां से अगर हम फाइ नेट कैलकुलेट करेंगे तो a स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, रूट ए भी तो कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर रूट a, और यहां क्या बच जाएगा -5 को बाद में लिख देंगे, अरे यार 5 भी तो कॉमन है यार, क्या बात है, कितने कॉमन है इसमें, फाइ नेट इक्वल टू, देखो रूट a बाहर आ जाएगा, रूट a बाहर आएगा तो रूट की पावर क्या है, हाफ, तो a की पावर क्या हो जाएगी 2 बाय, अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार, a की हो जाएगी 5/2 पावर, क्योंकि 2 तो पावर इसकी है, हाफ इसकी है, हाफ और 2 को जोड़ेंगे तो 5/2, और 5 आ ही जाएगा बाहर, और यहां क्या बचेगा रूट 2 -1, ये आंसर आ जाएगा इसका, बस कितना मामला। वो कल जो पूछे थे उसमें यही तो था, ऐसा ही तो था कुछ, है ना। 19, फिर अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। 19 का एक बार देख लेना तुम, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि लेमडा की फॉर्म में है ना, तो इसका 19 का एक बार ट्राई कर लेना तुम, तुम्हारे उसमें नहीं आए तो मैं इसको पूछ लेना, एक बार डिस्कस कर लेना कल ना। चलो ये तो सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया अपना, क्लियर हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। देखो अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं ना, तो ध्यान दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसको हम V से डिनोट करते हैं। पहली बात तो किससे डिनोट करते हैं, V से। है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें जाना है इन्फिनिटी पे, है ना, वहां से किसको उठाना है, चार्ज को, और कहीं लेके आना है किसी पॉइंट पर, P पॉइंट पे लेके आ गए, ठीक है। तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे गए, चार्ज को उठाए, P पॉइंट पे लेके आए, तो हमें क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। तो ये जो वर्क है ना, वर्क पर यूनिट चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सिंपल सी बात, कोई नहीं पूछेगा, इसलिए V इक्वल टू W/Q हो गया, जूल पर कूलम इसकी यूनिट हो गई, जिसको हम बोल देते हैं वोल्ट, जूल पर कूलम को। यहां से जो है डायमेंशन वगैरह जो है हम निकाल ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात जो है वो हमारे पास नहीं है। V इक्वल टू W/Q, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, वोल्ट होती है, और डायमेंशन वगैरह हम जो है वो निकाल लेंगे। मेन बात ये है कि जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और A पॉइंट से B पॉइंट पे मैं किसी चार्ज को लेके जा रहा हूं, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, पोटेंशियल के लिए एक पॉइंट क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वहां क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है ना डेल्टा U, वो क्या होगा W, पोटेंशियल जो डिफरेंस है ना डेल्टा V, वो क्या होगा W/Q। वही सेम सर, फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन अंतर है, थोड़ा सा अंतर है ना। थोड़ा सा अंतर क्या है कि जब हम पोटेंशियल वो निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो जो वर्क निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, है ना, वर्क निकाल रहे हैं, तो वर्क में क्या करेंगे, जो W लेंगे ना हम W, तो W में हम ऐसा ले लेते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा समझना, मतलब थोड़ा सा ही ये लॉजिकल बेस है, ज़्यादा लॉजिकल बेस नहीं है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में वो W पूछता है, क्या पूछता है, W में ये ध्यान रखना है, W इक्वल टू क्या हो गया बताओ, डेल्टा V क्यू हो गया, ये हो गया ना। तो W में डेल्टा V हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस
इनिशियल, वो गलती नहीं करनी है, वी ए माइनस वी बी करना है और क्यू करना है, बस ये ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे डायरेक्ट शॉर्ट में क्यों कैसे क्या छोड़ो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज को लेके आ रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा तो वो डेल्टा वी होगा। डेल्टा वी को जनरली हम डेल्टा को कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहां ही ध्यान रखना है इनिशियल माइनस क्या करना है, फाइनल करना है, नहीं तो वो साइन का फर्क पड़ जाएगा। वहां पे दोनों आएगा प्लस और माइनस का साइन, तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। डब्ल्यू पूछेगा वो, तो डब्ल्यू का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, या यहां से वो कभी कभी ये बोल देता है बी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, देखो वो क्या करेगा, डब्ल्यू दे देगा, क्यू दे देगा, वी ए दे देगा और वी बी पूछ लेगा। तो वी बी का आंसर एक तो आएगा माइनस में, एक आएगा प्लस में। अगर आपने फाइनल माइनस इनिशियल किया तो आपका आंसर से क्या आएगा, गलत आएगा, मतलब ये साइन वाइज गलत आएगा। तो साइन वाइज में ध्यान रखना है, वी ए क्या करना है, वी ए माइनस वी बी करना है, क्यों कैसे उसको पूरा छोड़ो, बस ये करना है, मतलब करना है, बस ये चीजें ध्यान रखो, ठीक है। कुछ चीजें, ये दूसरी चीज हो गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की। अब यहां पर कुछ चीजें ये देखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां कैसे कैसे निकालना है, वो शॉर्टकट पे मैंने आपको बता दिया, मतलब जो मैं बता रहा हूं बस वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ सुनो। हमारे पास में मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमारे पास में जैसे मान लो ये चार्ज दे दे, ये पॉइंट दे दे, बोलो ये चार्ज है, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, बोले इस पी पॉइंट पे क्या बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि बस उसमें आर स्क्वायर रहता है, इसमें क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये स्केलर होता है, ये क्या होता है, स्केलर। तो क्यू का जो साइन है ना वो सेम लेना है, मतलब जो अगर पॉजिटिव में गिवन है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव में गिवन है तो नेगेटिव लेना है, साइन एज इट इज लेना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर है। अब यहां पर हमें ये देखना है कि देखो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चांस कम लगता है यहां से कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। क्वेश्चन आएगा हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू स्फीयर। अब स्फीयर में वही हमारे पास में तीन है, एक तो होलो स्फीयर है, एक स्फेरिकल सेल है, एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड में भी दो है, कंडक्टर है और नॉन कंडक्टर है, ठीक है। तो इनमें क्या क्या होगा वो चीज हम देख लेते हैं एक बार, है ना, फटाफट, ताकि वो क्लियर हो जाए। फिर हमारे पास आर्क की वजह से करना है, जैसे जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ना, हर जगह क्या निकालना है, पोटेंशियल, बस। बाकी फिर ये फॉर्मूला पोटेंशियल का भी अपना क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ मोटे तौर पे जो याद रखना है वो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। एक नया कॉन्सेप्ट और आता है इसके अंदर, वो अपन लास्ट में एक बार चर्चा कर लेंगे ना। देखो अब मैं ले रहा हूँ गोले, सुनो मेरी बात, अपने पास में क्या है, पहले तो मैं सेल की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ, सेल की, ठीक है ना। अच्छा एक ऐसा करता हूँ ना, मैं कैसे करूँ बताऊँ, ठीक है। मैं एक बार के लिए तो ऐसे ले लेता हूँ डायरेक्ट, है ना। ये सेल हो गया, ये होलो, सेल और होलो का तो एक ही है ना। और इसी में मैं कर देता हूँ सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर एक ही है। मतलब मैं बताऊँ सेल होलो सॉलिड कंडक्टर के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायरेक्ट खत्म कहानी। सॉलिड मतलब सेल आ जाए, होलो स्फीयर आ जाए और सॉलिड कंडक्टर आ जाए, तीनों का क्या होता है, एक ही होता है। जैसे मैंने बोला था ना, सॉलिड कंडक्टर और होलो का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, तीनों के लिए सेम था। बस यहाँ पे एक है सॉलिड है और वो कौन सा है, नॉन कंडक्टर है, मार्कर नहीं चल रहा, नॉन कंडक्टर है, ठीक है। देखो सुनो, वही केस फर्स्ट, आउटसाइड, बोलो क्या, आउटसाइड। में सीधा सीधा बता रहा हूं आपको, ये हमारे पास में मान लो ये क्या है, स्फीयर है, ये सेल है, होलो है, सॉलिड है, सब है, बस कंडक्टर है। तो कंडक्टर है तो इसके आउटसाइड में जो पॉइंट है ना, यहां पे होगा v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, बस डायरेक्ट। यहां आर क्या है, ये वाली डिस्टेंस है और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अगर मैं बात करूं इसमें केस सेकंड में, डायरेक्ट ये याद रखना है, केस सेकंड में अगर मैं सरफेस पे बात करूं तो सरफेस में v इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर हो जाएगा, मतलब सरफेस पे रेडियस आ जाएगी, डायरेक्ट के क्यू डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा ना। अगर मैं केस थर्ड की बात करूं, इनसाइड, इसके इनसाइड पॉइंट, ये सेंटर है और ये इनसाइड पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस आर है और ये रेडियस क्या है, आर है। तो इनसाइड ईच पॉइंट पे के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर ही होगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो होता है। तो यहां से एक और बात समझ में आती है, जहां ई जीरो है वहां वी जीरो हो, ये जरूरी, ये है जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आ गई, जहां ई जीरो वी जीरो ये जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, कोई बोल दे कि ई जीरो है, क्या वी नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, हम बोलेंगे यस हो सकता है, यस हो सकता है,
हो सकता है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट निकल गया क्या? तो इनसाइड जो है ना, इनसाइड जो पोटेंशियल है वो कितना आता है हमारे पास में, KQ अपॉन R आता है इनसाइड पोटेंशियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहानी तो इसके लिए है, कहानी इसके लिए ये है कि मान लो हमारे पास में ये सॉलिड है, बोलो क्या है, सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड, ठीक है। और हमारे पास में आउटसाइड में पॉइंट है। खास बात ये है, ये डिस्टेंस R है और इसकी रेडियस क्या है, R है। खास बात ये है कि साहब ये जो आउटसाइड में पॉइंट है इसकी भी हमें चिंता नहीं है, वही होगा KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर आउट। R स्क्वायर कैसे आएगा भाई, केस आ ही नहीं सकता ना दूर दूर तक। ये लो केस फर्स्ट। अगर हम बात करें केस सेकंड की, केस सेकंड की बात कर लें, और अगर वो मान लो किस पे आ जाए, केस सेकंड में सरफेस पे आ जाए, बोलो किस पे आ जाए, सरफेस पे आ जाए। मान लो ये सरफेस पे आ गया साहब, ये सरफेस पे आ गया, ये रेडियस क्या आ गया बेटा, R आ गया, ठीक है। ये सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आते ही सेम है, V सरफेस का क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात तो आपको बताया केस सेकंड में, केस थर्ड में होती है। केस थर्ड है, ये है नॉन कंडक्टर अंदर से भरा हुआ है भाई साहब, और जो है इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है, और जो पॉइंट है हमारा पास यहाँ आ गया जिसकी डिस्टेंस है वो कितनी हो गई भाई साहब, R हो गई, ठीक है। अगर यहाँ हम V की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ इंटरेस्टिंग V आता है। पहले तो याद रखना है आपको 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और यहाँ याद रखना है आपको KQ डिवाइडेड बाई 2R क्यूब। ये वाला फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल होता है इनसाइड, इनसाइड। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 आता है ना इसका। कल के लेक्चर में तो अभी यही कंप्लीट हो गया यार। सही, ये होता है, ये होता है, सही, ठीक है। खास बात अगर ये बोल दे कि सेंटर पे कितना होता है, यहां ये पूछे कि सेंटर पे कितना होता है, यहां सेंटर पे वही होगा KQ डिवाइडेड बाय R, यानी कि पूरे इनसाइड है ना सेम होता है KQ डिवाइडेड बाय R, क्योंकि देखो ये कैपिटल R पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल r पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसके इनसाइड हर पॉइंट पर कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाय R होता है। हम कह सकते हैं कि जो मतलब कि होलो स्फीयर है या सेल है या सॉलिड कंडक्टर है ना, वो AJ इक्विपोटेंशियल सरफेस काम करती है, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में आए तो हम कह सकते हैं आराम से। अगर मैं बात करूं यहां सेंटर की, तो सेंटर पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब R की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो वहां पे ये हो जाएगा V इनसाइड जो है ना 3/2 KQ डिवाइडेड बाई R हो जाएगा सेंटर पे। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेंटर पे है ना ये 3/2 और V सरफेस हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस पे। तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी पोटेंशियल होता है सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर, वो क्या होता है, सरफेस का 3/2 होता है, मतलब 1.5 टाइम्स होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम बात इसकी कर सकते हैं। ये लगभग पोटेंशियल का भी अपना क्या हो गया, खत्म हो गया। थोड़ा बहुत और बाकी है पोटेंशियल का, मैक्सिमम खींच के 15 मिनट का और बाकी है पोटेंशियल का, ठीक है। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अब इसके अंदर और अपने बची है। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक